फाइन। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग रिवीजन करेंगे। फर्स्ट 5 यूनिट्स जो हैं आपकी, उन 5 यूनिट्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। क्लियर? और बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना है, समझना है, और जहां भी डाउट हो तो पूछ लेना है। बीच में कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट को देख के कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? हेजिटेट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो फर्स्ट टू फिफ्थ पहली 5 यूनिट का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ये आपकी फिजिकल एजुकेशन की एनसीईआरटी की बुक है जिससे हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। फाइन। एक्चुअल में इसमें पुरानी बुक है तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स इस चैप्टर का पहले नाम हुआ करता था, जिसमें मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट जो फर्स्ट यूनिट आप पढ़ते हो उसका नाम पहले प्लानिंग इन स्पोर्ट्स हुआ करता था। ये एनसीईआरटी का है, ओल्ड वर्जन है, पुरानी किताब है। नए वाली अपडेटेड बुक जो है मेरे पास अभी नहीं है, वो डाउनलोड नहीं की मैंने, तो इसी में से हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चैप्टर है यहां से लगभग 7 से 8 नंबर का मटेरियल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बोर्ड एग्जाम के भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं फैब में, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी 2026, फैब 2026 में आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और लगभग 7 से 8 नंबर का मटेरियल इसी यूनिट से आने वाला है, जिसको आप मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि हाउ टू मैनेज द स्पोर्टिंग इवेंट। किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को हम कैसे मैनेज करें, उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, वो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, क्या क्या चीजें हम उसमें करते हैं। पहले भी आपने इस क्वेश्चन में गलती की है। 2 चीजें होती हैं, एक चीज होती है कैसे हम स्पोर्टिंग इवेंट को मैनेज करें, उसका प्रोसीजर क्या क्या है। ठीक है? मैनेजिंग में 5 स्टेप बताए थे मैंने आपको, पोस्ट डीसी है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 से तो होता है क्या, मैनेजमेंट होता है। और दूसरी चीज है कंडक्शन। कंडक्ट कैसे कराएं स्पोर्टिंग इवेंट को। कंडक्ट कराने के लिए बेटा फॉर्मेशन होता है कमेटी का। एक माइनर सा अंतर है, बस माइनर सा, छोटा सा। पहले भी आप लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था और काफी लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। मैनेजिंग में और कंडक्टिंग में, यानी कि टूर्नामेंट करवाने में और टूर्नामेंट को मैनेज करने में, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। लेकिन हम मैनेजिंग को कंडक्टिंग में और कंडक्टिंग को मैनेजिंग में घुसा देते हैं, हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। ऐसे नहीं करना है। मैनेजिंग के लिए हमें 5 स्टेप फॉलो करने हैं, और मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था और बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि किसी भी टूर्नामेंट को मैनेज करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, प्लानिंग। और पिछली बार भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो आपके होम एग्जाम रहते हैं। सही है? चाहे वो PT1 है, PT2 है, हाफ ईयरली है, प्री बोर्ड है, कोई भी एग्जाम है, तो उन चीजों को ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं आपका स्टार्ट करने से पहले। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट आपका 5 स्टेप्स के थ्रू होता है, जो मैंने आपको बताए थे। पोस्ट डीसी,
उनमें से कुछ स्टेप ये आ गए, देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, पोस्ट डीसी के ही स्टेप्स हैं कहीं ना कहीं। तो हमें मैनेज करते टाइम ध्यान रखना है कि 5 चीजें हमें याद होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो में बताया है। पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। क्लियर? उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा कमेटी के बारे में। जो कमेटी होती है आपकी, कमेटी क्या है? कमेटी कुछ स्पेसिफिक लोगों का एक ग्रुप होता है जो किसी इवेंट को स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। और किसी भी टूर्नामेंट को, किसी भी काम को, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसी कमेटी का, किसी ग्रुप का, उसको हम कमेटी के नाम से जानते हैं। और जैसे आपके स्कूल को दे दिया गया कोई टूर्नामेंट कि भाई अब की बार जैसे आपके स्कूल को डिस्ट्रिक्ट मिला था कि आपको एकलव्य का डिस्ट्रिक्ट कराना है, तो उसमें पूरा प्रोसेस यही फॉलो करवाया था मैंने प्रिंसिपल सर से। एक्चुअल में जो हेड ऑफ द कमेटी होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं, वो प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, उस कमेटी के जो हेड होते हैं। ठीक है? पूरे स्कूल के ऊपर कौन रहेंगे? चेयरमैन, तो वो प्रिंसिपल होते हैं। जो कन्वेनर है, कन्वेनर जो होते हैं पीईटीज होते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं स्कूल में, जितने भी टीचर्स हैं वो सब उसके मेंबर्स होते हैं। और जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट होते हैं स्पोर्ट्स के, वो हेड बॉय और हेड गर्ल होते हैं या स्पोर्ट्स कैप्टन्स होते हैं। ठीक है? तो उस हिसाब से वो जो कमेटी है बनाई जाती है। अब कमेटी होती कितनी है, मोटा मोटा बताऊंगा, ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कमेटी कितनी होती है? 12। अलग अलग कमेटी के अलग अलग काम होते हैं। जैसे ये अलग अलग कमेटी लिखी हुई है, टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, लॉजिस्टिक कमेटी, ठीक है ना, रिसेप्शन कमेटी, कमेटी ऑन अनाउंसमेंट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, रेफ्रेशमेंट कमेटी, वो 12 टाइप की कमेटी होती हैं जो नाम के अकॉर्डिंग ही उस कमेटी का काम होता है। तो वो सारी चीजें हमें देख लेनी है। कौन सी कमेटी का क्या काम है, कैसे क्या करती है। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमेटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये क्वेश्चन मैं पहले भी दिया था आपको, पीटी वाले एग्जाम में भी दिया था शायद। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, यानी कि टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद क्या क्या कमेटी के काम होते हैं, वो सारी चीजें हमें देखनी है। प्री में क्या काम होते हैं? फिक्सचर बनाना, अनाउंसमेंट करना, एडवर्टीजमेंट करना, वो सारे काम हैं प्री के, यानी कि टूर्नामेंट से पहले के। ड्यूरिंग में क्या है? रिफ्रेशमेंट का ध्यान रखना, ग्राउंड्स वगैरह मतलब ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सारी जगह गेम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, रिफ्रेशमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फर्स्ट एड किट है कि नहीं है, वो सारा ड्यूरिंग का काम है। उसके बाद फिर पोस्ट टूर्नामेंट में क्या होता है कि जब आपका टूर्नामेंट खत्म हो गया, ऑफिशियल्स को पेमेंट हो गया कि नहीं हो गया, आपके मेडल्स खिलाड़ियों को मिल गए कि नहीं मिल गए, सर्टिफिकेट मिल गए कि नहीं मिल गए, सारे इक्विपमेंट आपने संभाल के रख लिए कि नहीं रख लिए, वो पोस्ट का काम है। तो 3 तरह से, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। उसके बाद आ जाता है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट मैंने आपको क्या बताया था? टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ मैचेस इन विच अ टीम फाइनली विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम्स लूजेस देयर मैचेस, यानी कि टूर्नामेंट खेलों की वह श्रृंखला है जिसमें अंततः एक टीम जीत जाती है और बाकी टीमें अपने मैच हार जाती हैं। वही टूर्नामेंट होता है, वही तो टूर्नामेंट होता है। अब टूर्नामेंट की बात करें, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट पे जाओगे तो ये देखिए, नॉकआउट, लीग और कॉम्बिनेशन। नॉकआउट का मैंने दूसरा नाम आपको बताया था, सिंगल एलिमिनेशन। दूसरा नाम क्या है? सिंगल एलिमिनेशन। लीग, राउंड रोबिन या बर्गर टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने टाइप का? 4 टाइप का, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग और लीग कम नॉकआउट। ठीक है? तो ये 4 टाइप का होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। फिक्सचर जो होता है, फिक्सचर क्या होता है? फिक्सचर होता क्या है एक्चुअली? जब हम टीम्स को असेंबल करते हैं, टीम को इकट्ठा करते हैं, टीम
कौन सी टीम किससे खेलेगी, कौन सा प्लेयर किससे खेलेगा, किसको बाई दी जाएगी, कौन अपर हाफ में रखा जाएगा, कौन लोअर हाफ में रखा जाएगा, वो सारी चीजें कंक्लूड होके आपका फिक्सचर बनाती हैं। वो सारी चीजें कंक्लूड होके आपका फिक्सचर बनाती हैं। एक चीज होती है उसमें बाई। बाई क्या होता है भाई? बाई एक प्रिविलेज है जो किसी प्लेयर को या किसी टीम को दिया जाता है, जिससे वो टीम बिना खेले नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाती है, बिना खेले नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाती है। उसी चीज को हम बाई बोलते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं सीडिंग और स्पेशल सीडिंग। सीडिंग क्या है? सीडिंग हमेशा पावर ऑफ 2 में दी जाती है, स्पेशल सीडिंग भी पावर ऑफ 2 में दी जाती है। सीडिंग और स्पेशल सीडिंग क्यों यूज की जाती है? अच्छी टीम्स को अर्लियर जो राउंड होते हैं उनमें वो टीम नॉकआउट होने से बचाने के लिए सीडिंग और स्पेशल सीडिंग दी जाती है। सीडिंग और स्पेशल सीडिंग ऑलवेज पावर ऑफ 2 में दी जाती है, पावर ऑफ 2 में दी जाती है हमेशा। और सीडिंग बाई के साथ दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल सीडिंग में क्या होता है? स्पेशल सीडिंग में टीम डायरेक्टली या तो क्वार्टर फाइनल में खेलेगी या सेमीफाइनल में खेलेगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और किसको दी जाती है सीडिंग या स्पेशल सीडिंग? जो प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले सालों में जिस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो अच्छी टीमें हैं भाई, विनर रही है पिछले टूर्नामेंट में, रनर अप रही है, जैसे कोई वर्ल्ड कप होना है। आप सोचते हैं ये पूल ऐसे ही बन जाते हैं? पूल ऐसे नहीं बनते। जैसे ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऐसे ग्रुप बना देते हैं। इस टीम को इस ग्रुप में रखते हैं, इसको इसमें, इसको इसमें, ऐसे नहीं रखते। उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पे रखते हैं बेटा। वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, और फुटबॉल में तो और ज्यादा ग्रुप आपने देखे होंगे। तो उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पर टीमों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। क्लियर? नॉकआउट फिक्सचर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सरसरी निगाहें हम इस पे देख लेंगे एक्चुअल में कैसे ड्रॉ किया जाता है नॉकआउट फिक्सचर। ये सपोज करिए एक नॉकआउट फिक्सचर है 8 टीम का। वैसे ये पावर ऑफ 2 में आता है। मैंने आपको 3 तरह के नॉकआउट फिक्सचर पढ़ाए थे, इवन, ऑड और पावर ऑफ 2। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पावर ऑफ 2 में टीम होंगी यानी कि 2 के वर्गमूल में होंगी, उनको कभी भी बाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। बाई देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ 2 में है, तो वो उनके मैच ऐसे ही होते चले जाते हैं। ये सपोज करिए 8 टीम है, यहाँ ऊपर की 4 टीम अपर हाफ में रहती है और नीचे की 4 टीम लोअर हाफ में रहती है, और सीधे सीधे इनके मैच हो जाते हैं। यहाँ बाई की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ये आ गया, देखिए ये सपोज करिए 6 टीम है आपके पास। अब 6 टीम में ये 6 टीम आपके पास आ गई। 6 टीम का मैच ऐसे तो नहीं करा पाओगे आप, कहीं ना कहीं बाई देनी पड़ेगी आपको। इस फिक्सचर पे नहीं जाना है, मेरी बात सुनिए। 6 टीम आ गई आपके पास तो आपको बाई देनी पड़ेगी ना। अब बाई निकालने के लिए क्या करोगे? बाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखते हैं। अब 6 के बाद नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कौन है? 8। और 8 में से हम हमेशा जितनी टीम है उन्हें माइनस कर देते हैं। 8 में से अगर मैं 6 घटा दूंगा तो कितनी बाई आ जाएंगी? 2 बाई। तो ऐसे करके हम बाई निकालते हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में यहां से देखने मिलते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, अपर हाफ की टीम कैसे कैलकुलेट करोगे, लोअर हाफ की टीम कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो ओड के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, ओड के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। ओड में हम लोग क्या करते हैं, अपर हाफ में टीम और लोअर हाफ में टीम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर हाफ के लिए हम करते हैं n+1/2 और लोअर हाफ के लिए हम क्या करते हैं n-1/2। अब अपर हाफ में बाई देने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, nb-1/2 और लोअर हाफ में nb+1/2। और टोटल नंबर ऑफ बाइज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स। तो वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी भी हुई हैं, इसीलिए मोटा मोटा रिवीजन आपका हो रहा है। अब बाई देने का तरीका क्या है भाई, पहली बाई हम किसको देते हैं, वेरी गुड,
फर्स्ट बाई हम ऑलवेज लोअर हाफ की लास्ट टीम को देते हैं। बाई देने का तरीका ये है, बाई की प्लेसिंग का तरीका ये है बेटा कि फर्स्ट बाई ऑलवेज हम जो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम है, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम उसको देते हैं। सेकंड बाई अपर हाफ की फर्स्ट टीम को देते हैं। थर्ड बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को देते हैं। और फोर्थ बाई अपर हाफ की लास्ट टीम को देते हैं। और उसके बाद कंटिन्यू वही सिलसिला जारी रहता है। ये आपका लीग फिक्सचर है, राउंड रोबिन फिक्सचर्स हैं। इसमें 3 तरह से फिक्सचर बनता है, साइक्लिक, स्टेयरकेस और अगला बनता है आपका टेबुलर। ये साइक्लिक है। ये साइक्लिक का बेटा अगर बात करेंगे तो कौन सा है, ओड। साइक्लिक का ओड, क्योंकि 60 टीमें हैं इसमें। यहां नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, n इंटू n-1 अपॉन 2। और एक और होता है, ये सिंगल लीग के लिए है। डबल लीग के लिए क्या है, n इंटू n-1। तो ये चीज है। अब ये सिंगल लीग है, इसमें क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती है हमें, नंबर ऑफ टीम जो कि दी हुई होगी, नंबर ऑफ मैचेस फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ राउंड n-1। क्या लगेगा, n-1। तो यहां से हम कैसे बनाएंगे, जब हमारे पास ओड में टीम होती है तो ऑलवेज हम बाई को फिक्स कर लेते हैं। बाई हमने फिक्स कर ली और उसके बाद टीम लिखते चले गए 1 2 3 4 5 6 7। और अब इसी के अकॉर्डिंग ये टीम ऐसे घूमती चली जाएंगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये टीमें घूमती चली जाएगी। देखो 7 यहां आ गया, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही आगे तक घूमती चली जाएंगी। लेकिन एक चीज मैंने आपको गलत बता दी, नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए ओड में हम लोग n का यूज करते हैं, पता है ना। लेकिन मैं समझ रहा था आप बोलेंगे, आप बोल ही नहीं रहे हैं। n का यूज करते हैं कहां, टेबुलर के ओड में और साइक्लिक के ओड में। बाकी हर जगह लीग टूर्नामेंट में, चाहे वो स्टेयरकेस का ओड इवन दोनों, चाहे वो साइक्लिक का इवन और टेबुलर का इवन, वहां हम नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए n-1 का यूज करते हैं। किसका करते हैं, n-1। लेकिन जहां दो जगह याद रखना है, साइक्लिक का ओड, ओड यानी कि 1 3 5 7 9, जब इस सीक्वेंस में टीम हो, टेबुलर में और साइक्लिक में, तो हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए n का यूज करते हैं। नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू n, यानी कि जितनी टीम उतने ही राउंड। 7 टीम है तो कितने राउंड हो गए, 7। इस चीज का ध्यान रखना है, मेरी बातों में हर बार नहीं आना है। मैं जानबूझ के भी बोल देता हूं कई बातें, रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस में तो दोनों जगह ओड और इवन दोनों जगह n-1 लगेगा राउंड निकालने के लिए। स्टेयरकेस में क्या है, 7 टीमें हैं, 7 टीमों का हर टीम को आपस में खिला दो, ए से और जी तक 7 टीमें हो जाएंगी। ए का मैच हर टीम के साथ हो गया। देखो अब आप यहां कहेंगे सर ये स्किप क्यों किया है, स्किप करने का वजह ये है, यहां मैच होता बी वर्सेस ए, जो कि पहले ही हो चुका। एक टीम को दूसरी टीम से एक ही बार खेलना है, यहां 2 बार खेल जाती, इस वजह से स्किप करते चले जाएंगे, एक 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 एक, एक स्किप होता चला जाएगा इसमें। टेबुलर इसमें आपको नहीं मिलेगा, टेबुलर के लिए हम आपको बताएंगे। ये कॉम्बिनेशन आ गया, कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन फिक्सचर का एक इन्होंने वो दिखाया है, लीग कम नॉकआउट का। लीग कम नॉकआउट का मैंने आपको बताया था कि लीग कम जब कॉम्बिनेशन निकालोगे तो लीग में स्टेयरकेस से बनाना हमेशा सबसे आसान पड़ता है। इन्होंने कहा, इन्होंने किससे बनाया है, किससे बनाया है, बताओ। ये इन्होंने साइक्लिक बना दिया, ठीक है। लेकिन हमें ये काम नहीं करना है, हमें काम करना है स्टेयरकेस, सबसे आसान पड़ता है तो स्टेयरकेस का यूज करेंगे हम हमेशा, ठीक है। लीग कम जैसे इन्होंने बनाया हुआ है, लीग कम नॉकआउट का, तो जो जोनल मैचेस होंगे वो तो लीग के आधार पे होंगे, आप सबको पता है।
जो इंटरजोनल मैचेज होंगे वो किस आधार पे होंगे? नॉकआउट। ज्यादा डिटेल्ड नहीं पढ़ाऊंगा, खाली रिवीजन। इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। इंट्राम्यूरल क्या होता है, एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, एक बार इसमें डिफरेंस पूछा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल? इंट्राम्यूरल दो वर्ड से मिलकर के बना है, इंट्रा प्लस म्यूरलीज। ऐसे ही एक्स्ट्राम्यूरल भी दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक्स्ट्रा प्लस म्यूरलीज। और ये दोनों ही वर्ड लैटिन लैंग्वेज के हैं। कौन सी लैंग्वेज के हैं? लैटिन। यानी कि जो इंट्राम्यूरल है आपके स्कूल के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके कैंपस के दीवारों के अंदर खेले जाने वाला टूर्नामेंट इंट्राम्यूरल है। एग्जाम्पल क्या दोगे? इंटर हाउस, इंट्रा स्कूल, इंटर क्लास, वो सारे जितने भी टूर्नामेंट होते हैं आपके इंट्राम्यूरल में आ जाएंगे। एक्स्ट्राम्यूरल में क्या आएंगे? इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट, वो सारे के सारे किस में आएंगे? एक्स्ट्राम्यूरल में। किस में आएंगे? एक्स्ट्राम्यूरल में। गुड। ऑब्जेक्टिव और इंपोर्टेंस देख लेंगे आप लोग इन चीजों के, लगभग मैच करते हैं पॉइंट। अब आ जाता है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम या स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। जब हम किसी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए, किसी समुदाय को इन्वॉल्व करने के लिए कोई टूर्नामेंट करवाते हैं, उसको हम कोई आयोजन करवाते हैं, तो उसको कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम कहते हैं बेटा, या स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम कहते हैं। उसमें 5 तरह के प्रोग्राम आते हैं आपके। रन फॉर स्पेसिफिक कोज, हेल्थ रन, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर फन एंड स्पोर्ट्स डे। ये 5 चीजें उसमें आती हैं। तो पांचों चीजों को हम लोग ध्यान से देख लेंगे। आप पढ़ी हैं सारी चीजें आपने, खाली रिवीजन हल्का सा ले लेंगे हर चीज का। ये चैप्टर 1 आपका यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 हालांकि हमारी दूसरी है अभी के सिलेबस के हिसाब से, यानी कि कौन सी? चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। कोई बात नहीं, हम उसी अकॉर्डिंग करवा देंगे, लेकिन ये आपकी 5वीं यूनिट है। ये आपकी कौन सी यूनिट है? 5वीं। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ये आपकी 5वीं यूनिट है। पहले इसको ही पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या पढ़ाया था मैंने? न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विद द हेल्थ। यही आपका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के बाद मैंने आपको न्यूट्रेंट पढ़ाए थे। न्यूट्रेंट कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो 2 तरह के न्यूट्रेंट आपके होते हैं। मैक्रो न्यूट्रेंट वो जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी डाइट में, वो मैक्रो न्यूट्रेंट। और माइक्रो न्यूट्रेंट्स कौन से? जो स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रेंट। मैक्रो न्यूट्रेंट्स कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वाइटामिन्स, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स, मैं बोल रहा हूं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। ठीक है। अब माइक्रो में आपका वाइटामिन्स और मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब वाइटामिन्स में भी फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। ठीक है। मिनरल्स में भी मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। तो दो कैटेगरी में तोड़ के पढ़ाया गया था हमको, उसी हिसाब से हम लोगों को लिखना है। और फूड कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है फूड। प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड एक तो प्रोटेक्टिव फूड आपको पढ़ाया था, एक बॉडी बिल्डिंग फूड आपको पढ़ाया था। याद है कि नहीं है? प्रोटेक्टिव फूड कौन सा? जो बीमारियों से हमें बचाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा? जो हमारे शरीर को ताकत देता है कि नहीं? और तीसरा क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड जो हमारे शरीर को ताकत देता है, जो हमारे शरीर को ताकत देता है। याद तो आता है आपको, पर लेट आता है। फिर न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट आ जाएंगे डाइट के। न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव। एक बार ये देख लो, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल।
वाटर सोल्यूबल में क्या आ जाएगा, विटामिन बी एंड बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये तो वाटर सोल्यूबल होती हैं। और ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है इनको एडेक के रूप में भी पढ़ते हैं और कीड़ा के रूप में भी पढ़ते हैं। एडेक और कीड़ा दोनों रूपों में इनको पढ़ा जाता है, यानी कि विटामिन ए, डी, ई, के ये फैट सोल्यूबल होती हैं। अब न्यूट्रिएंट इनके नाम क्या हैं, जैसे विटामिन B2 है, इसका साइंटिफिक नेम, B3 का, B5 का, वो आपको याद होने चाहिए, एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके सोर्सेज क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। मिनरल्स क्या है, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, दो कैटेगरी में मैंने आपको पढ़ाए थे। बैलेंस डाइट का तो आप सब जानते हैं ना, क्या होता है बैलेंस डाइट? जब हमारी डाइट में सभी पोषक तत्व एक उचित मात्रा में होते हैं उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट वो कंपोनेंट होते हैं जिनसे खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है ना, उनको न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कहते हैं। कौन कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, 5 हो गए। और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वो जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती उनसे, लेकिन खाते क्यों हैं? क्योंकि वो हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। रफेज, कलर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड, है ना, रफेज फाइबर एक ही होता है। वाटर, ये सारे क्या हैं? ये आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती लेकिन खाने के लिए बहुत जरूरी है। ये देखो कलर कंपाउंड में आप इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद हेल्दी वेट क्या होता है? ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। हेल्दी वेट क्या होता है? जब आपकी बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच होती है तो वही वेट हेल्दी वेट कहलाता है आपका। यानी कि जब आपकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा फैट ना हो, तो उसे हेल्दी वेट कहा जाता है, उसे हेल्दी वेट कंसीडर किया जाता है। ये आ गई बीएमआई, देखो अभी बताया था ना, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स क्या है डाइटिंग के? डाइटिंग करने के डेंजर्स क्या क्या हैं? हाँ बताइए क्या क्या होता है उससे? देखिए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जब डाइटिंग आप करते हैं तो आपकी एनर्जी लॉस होती है, आपका एक्सट्रीम लेवल पे वजन घट जाता है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी हैं, आपको कई बीमारियां हो सकती हैं, आप ज्यादा वर्कआउट करते टाइम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, जो चीजें आप पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग में लिख सकते हैं। इसके बाद फूड इंटॉलरेंस है। फूड इंटॉलरेंस क्या है? एलर्जी ऑफ द, इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जी एक्चुअली। क्या है? एलर्जी टाइप होता है फूड इंटॉलरेंस, जिससे जब हमें सपोज करिए हमने 2 रोटी खाई और हमें 1 रोटी ही डाइजेस्ट हो पाई, 1 रोटी डाइजेस्ट नहीं हुई, तो जो वो रोटी डाइजेस्ट नहीं हुई वो कुछ ना कुछ तो दिक्कत परेशानी करेगी ना हमारे बॉडी में, उसी को फूड इंटॉलरेंस कहते हैं बेटा। और उसमें होता क्या है? सर दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, फेंटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं आपको। तो अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक्टिव और अलर्ट होके सुन लीजिए थोड़ा, क्योंकि ये चीजें कल काम आएंगी एग्जाम में। वो सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब फूड इंटॉलरेंस का कैसे ठीक किया जा सकता है? कुछ थेरेपी होती है, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी, माल्टोज
इंटॉलरेंस थेरेपी, वो की जा सकती हैं। उसके अलावा अपने डाइट पे कंट्रोल किया जा सकता है, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया रह करके हम चीजें ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ऊपर ऊपर से बातें बता रहा हूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फूड मिथ, फूड मिथ क्या है? खाने के बारे में जो रूमर फैलाए जाते हैं उनको हम फूड मिथ कहते हैं। जैसे ज्यादा आलू नहीं खाने चाहिए, वो हम उनसे हम मोटे हो जाते हैं। ज्यादा चावल नहीं खाने चाहिए, ठीक है ना। मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में नहीं लेना चाहिए। मतलब उस टाइप की जो चीजें होती है ना, उनको फूड मिथ कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? फूड मिथ। तो वो सारी चीजें देखनी है आपको। नेक्स्ट, योगा एंड लाइफस्टाइल। योगा एंड लाइफस्टाइल। योगा एंड लाइफस्टाइल में क्या है बच्चों? आपकी 5 बीमारियां हैं, ठीक है ना। योगा की बात करोगे तो योगा से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड चैप्टर से मैं भूल गया आपको बताना। एक्चुअल में जो सेकंड चैप्टर, 5th चैप्टर जो न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स है आपका, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक तो क्वेश्चन ज्यादातर 2 क्वेश्चन इसके एग्जाम में बहुत आए हैं। 2 क्वेश्चन, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट एक साथ पूछा जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, और एक आपका न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। ये 2 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 से, न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स से रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो बात है ना, फूड इंटॉलरेंस है, फूड मिथ है, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल है, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन कभी कभी पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट उसमें वो वाला पार्ट है, ठीक है। अब आ जाता है आपका योगा। योगा वाला चैप्टर, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? इससे घुमाएगा तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि योगा बताइए, योगा हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है? योगा से हमें फायदा होता है कि नुकसान होता है? ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें आपको सीधे शब्दों में, सटीक शब्दों में आंसर देने हैं। जो फायदे होते हैं वो लिखने हैं, सारे के सारे फायदे हमें लिखने हैं सारे के सारे। अब इसमें क्या होता है, कुछ लाइफस्टाइल डिजीज होती है, कुछ लाइफस्टाइल डिजीज होती है, जैसे ओबेसिटी है, अस्थमा है, बैक पेन है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है। ये सारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज हैं जो हमारे गलत खान पान की वजह से, गलत रहन सहन की वजह से, नेगेटिव लाइफस्टाइल की वजह से हमें हो जाती हैं। तो इनको हम लाइफस्टाइल डिजीज में कंसीडर करते हैं बेटा। किस में कंसीडर करते हैं? लाइफस्टाइल डिजीज में। और ये लाइफस्टाइल डिजीज ठीक कैसे हो सकती हैं? योगा से। और अगर हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको पॉजिटिव रखेंगे, लाइफस्टाइल को पॉजिटिव रखेंगे और फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे, योगा करते रहेंगे, योगा परफॉर्म करते रहेंगे, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज हमें नहीं होंगी। सबसे पहले ओबेसिटी है। जब आपका जो बीएमआई है 25 से ऊपर चला जाता है तो आप ओवरवेट होने लगते हैं। लेकिन जब 30 से ऊपर चला जाता है तो आप ओवरवेट हो जाते हैं, ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओबेसिटी की कैटेगरी है ना अलग अलग, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 30 अबाउ, 35 अबाउ एंड 40 अबाउ, ठीक है ना। तो उन चीजों से हमें बचना है। उसके बाद आपका डायबिटीज रहता है। डायबिटीज क्या है? एक्चुअल में एक हार्मोन होता है इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर। जब उसका सेग्रेशन कम हो जाता है ना बेटा, तो हमें डायबिटीज हो जाती है। और डायबिटीज में होता क्या है? उससे पहले एक बात और कहूंगा, ये जो मोटापा है ना, मोटापा हर बीमारी का कारण है। मोटापे से 10 बीमारियां अपने आप खींची चली आती हैं हमारे पास। तो मोटापा हमें होना नहीं देना है अपने बॉडी में, ठीक है। तो डायबिटीज जो है, डायबिटीज में क्या होता है, हमें कई बार चक्कर जैसा भी महसूस होता है, कई बार हमें घाव हो जाता है, वाउंड हो जाता है, वो हील नहीं होता, रिकवर नहीं होता, ठीक। उसके बाद हाइपरटेंशन है। जब आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाए उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। अस्थमा है, जब आपके गले से विशलिंग जैसी आवाज आए, सांस रुकने लगे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, स्नीजिंग आपको होने लगे, तो वो आपका अस्थमा है। उसके बाद बैक पेन है। बैक पेन 10 में से 7-8 लोगों को बैक पेन रहता है इंडिया के अंदर, उनके लाइफस्टाइल की वजह से। कुछ लोग खड़े खड़े रहते हैं,
कुछ लोग बैठे ही बैठे रहते हैं, तो उनके लाइफस्टाइल की वजह से उनको ये लाइफस्टाइल डिजीज हो जाती है, सारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं। और उनका एकमात्र उपचार ये है बेटा कि हम डेली योगा करें, डेली योगा करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक, योगा युज नाम के एक संस्कृत वर्ड है युज, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है ज्वाइन करना, जोड़ना, वहां से डिराइव्ड हुआ है योगा। महर्षि पतंजलि ने इसको सूचीबद्ध किया है, लगभग 5000 साल पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी योग सूत्र, उसमें योगा के बारे में सब कुछ लिखा है। ठीक है, अब जब भी कोई आसन आपसे पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, किसी आसन के बारे में या किसी दो आसन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और दो आसन के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप उसमें क्या लिखेंगे, एक तो उसका प्रोसीजर आप लिखेंगे, एक आप उसके बेनिफिट लिखेंगे, और तीसरा आप उसके कॉन्ट्राडिक्शन लिखेंगे। चौथी चीज आपको क्या करनी है, स्टिक डायग्राम बनाना है, किसी भी आसन का स्टिक डायग्राम बनाना है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए इस चैप्टर में। जैसे ये देखो, हस्तोत्तानासन है ये देखिए कैसे किया जाता है, पोस्चर क्या है इसकी, प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, स्टिक डायग्राम कैसे बनेगा, वो सारी चीजों का हमें पता होना चाहिए। ये आसन आप लोग देख लेंगे, सब आसन के बारे में पढ़ लेंगे, हर आसन को देख लेंगे, कौन सी बीमारी कौन से आसन से ठीक होती है, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। और हाँ, इसमें कुछ प्राणायाम भी ऐड कर दिए हैं, आसन और प्राणायाम दोनों अलग अलग होते हैं, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इनमें से आसन कौन सा है या इनमें से प्राणायाम कौन सा है। एक पिक्चर दे देगा, एक फिगर दे देगा और पूछ लेगा हाँ ये कौन सा आसन परफॉर्म कर रहा है। ये जैसे ये पिक्चर दे दी आपको, ये क्या कर रहे हैं, इनहेलिंग कर रहे हैं, ये एक इनहेलर है इनके पास अस्थमा के लिए। ये पिक्चर दे दी, हाँ भाई ये क्या है, ये सुखासन है। ठीक है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN वाला चैप्टर आएगा, वो हम लोग देखेंगे। थक गए क्या? मैंने की हलचल स्टार्ट हो गई भाई, बाला तो सो ही रहा है आज। सभी पे नजर रहती है मेरी, ऐसे मत सोचना कि किसी को छोड़ रहा हूं मैं। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल। देखो भाई, रिवीजन ऐसे ही होता है बेटा, रिवीजन में मैं गहराई से नहीं पढ़ाऊंगा, रिवीजन के लिए दुनिया भर की चीजें मैंने आपको घर भी भेजी थी कि बेटा वीडियोस हैं वो देख लेना, डीपली वहां से पढ़ना। रिवीजन तो ऐसे ही होता है, फटाफट। तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN वाला चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सपोज करिए ये डिसेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था और पढ़ाया था, इनएबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि जब हम किसी काम करने के योग्य नहीं होते, उस चीज को डिसेबिलिटी कहा जाता है। उसी चीज को तो डिसेबिलिटी कहा जाएगा, जब हम कोई काम नहीं कर पाएंगे उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। अब डिसेबिलिटी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में देखेंगे, पहला आ जाता है आपका फिजिकल डिसेबिलिटी। क्या आ जाता है? फिजिकल। आपको फिजिकली जब कोई डिसेबिलिटी होती है
पैर में चोट है, पैर नहीं है, हाथ में चोट है, हाथ नहीं है, या कोई और बॉडी का पार्ट नहीं है या डैमेज है, उसको हम फिजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं, उसको हम फिजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं। इसमें कई बार हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, वो सब फिजिकल डिसेबिलिटी में के अंदर आता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? जब हम हमारा बिहेवियर सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता, रीजनिंग, लर्निंग, एडेप्टेशन, वो सारी चीजें हम नहीं कर पाते, उसे इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग से भी रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? दिमाग से। राजेश थोड़ा एक्टिव होके बैठिए। एक कॉग्निटिव होती है, कॉग्निटिव में देखिए ये दिक्कतें आपको देखने में आ सकती हैं। कॉग्निटिव में आपको याद नहीं रहेंगी चीजें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको दिक्कत रहेगी, अटेंशन में आपको दिक्कत रहेगी, यानी कि एक जगह पे आप आराम से बैठ नहीं पाओगे, कभी इधर कभी उधर, कभी कूदोगे, कभी बैठोगे, कभी फानोगे। रीडिंग में, कंप्रेहेंशन में, राइटिंग में आपको दिक्कत महसूस होगी, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कतें होंगी, रीजनिंग सोल्व करने में आपको दिक्कत होगी, विजुअल कंप्रेहेंशन करने में आपको दिक्कतें होंगी। तो ये कौन सी है? कॉग्निटिव। ये कॉग्निटिव के अंदर आता है पूरा का पूरा। ये डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है? स्पेलिंग, जब आप मिस्टेक करने लगते हैं, छोटी छोटी चीजें आप गलत करने लगते हैं। एक इंटेलेक्चुअल तो मैंने आपको बताया ही है अभी। फिजिकल डिसेबिलिटी दी हुई है इन्होंने। फिजिकल के बारे में इन्होंने क्या बताया है? मोबिलिटी होगी, एम्पुटे हो गया, सेरेब्री हो गया, विजुअल हो गया, मस्कुलर और हियरिंग। ज्यादा नहीं करना है आपको। जब आपको आंखों में दिक्कत हो, मसल्स में, मतलब एक मसल्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाए, एक की कम हो जाए, एक हाथ लंबा हो, एक हाथ छोटा हो, एक पैर लंबा हो, एक पैर छोटा हो, ऐसा होता है। पैरालंपिक देखना, उसमें खिलाड़ी आते हैं, उनमें देखने को मिल जाएगा आपको। हियरिंग में, यानी कि सुनने में आपको समस्या हो, वो सारी चीजें। मोबिलिटी में आपको दिक्कत हो, यानी कि चलने फिरने में, घूमने में, दौड़ने में, वो सब फिजिकल डिसेबिलिटी में आता है बेटा। ये देखो, ये पैरालंपिक का दिखाया होगा डेफिनेटली। ये देखो, ऊपर से हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी है और नीचे पैर देखो बिल्कुल खत्म है। नहीं, ये सच में हंसने की बात नहीं है, ये होता है, जेन्युइन है ये जेन्युइन है। ये बचपन से कई लोगों के साथ होता है। कई बार ऐसे भी होते हैं, कई सैनिक होते हैं, युद्ध लड़ते हैं अपने देश के लिए, हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, वो भी इस कैटेगरी में खेलते हैं, इन स्पोर्ट्स में। स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, उन्हीं लोगों से स्टार्टिंग की गई थी पैरालंपिक्स की। इसमें देखिए कोजेज क्या होते हैं डिसेबिलिटी के। कोजेज बात करो तो बायोलॉजिकल कोजेज हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कोजेज जैसे आपके अभी ये पीछे कोरोना महामारी, एपिडेमिक, पेंडेमिक आया था, उसको बायोलॉजिकल वेपन यूज करते हैं ना आजकल कंट्रीज आपस में। बॉम्ब छोड़ना बंद कर दिया है, बायोलॉजिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं। लेबोरेटरी में तैयार किया और किसी की हवा में छोड़ दिया, तो वहां दुनिया भर की बीमारियां आ जाती हैं। बायोलॉजिकल कोज हो सकता है, साइकोलॉजिकल कोज भी हो सकता है। अर्ली स्क्रीनिंग, यानी कि जल्दी से अगर आपने किसी बीमारी को ऐसे ही इग्नोर कर दिया, उसकी वजह से भी आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। लाइफस्टाइल की वजह से, अगर नेगेटिव लाइफस्टाइल है आपकी, तो वहां से भी आपको देखने को मिलेगा। एक्सीडेंट या लड़ाइयाँ, युद्ध जो होता है, उनकी वजह से भी होता है, क्योंकि वहां दुनिया भर का बायो वेपन या वेपन्स यूज होते हैं।
एटम बम, हाइड्रोजन बम, फलाना बम, ढिमका बम, दुनिया भर की चीजें यूज होती हैं। जैसे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था एटम बम यूज, आज तक वहां अपंग बच्चे पैदा होते हैं, डिसेबल बच्चे पैदा होते हैं। पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर, अगर हम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं रखते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एक्सपोजर टू केमिकल्स, इलनेस, बहुत सारी चीजें इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल हैं। डिसऑर्डर तो आपकी बुक में है ही नहीं, आपका सिलेबस में। डिसेबिलिटी एटिकेट्स, डिसेबिलिटी एटिकेट मैंने आपको क्या बताए थे, ये गाइडलाइंस हैं कि हमें डिसेबल्ड लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, उसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, उनको हम डिसेबिलिटी एटिकेट कहते हैं। ये हमारी क्या है, हमारा जीवन जीने का तरीका उन लोगों का कैसा है, उसको देखकर हमें उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके साथ हमें पेश आना है, वो हमें बताता है डिसेबिलिटी एटिकेट। डिसेबल्ड लोगों से हमें कैसे मिलना जुलना है, कैसे बात करनी है। पहली बात तो जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो तभी उनसे मिलने के लिए जाएं, और किसी भी पर्सन को अगर आप ऐसे कहे अंधे, ऐसा नहीं बोलना है, द पर्सन हु इज ब्लाइंड, बात तो वही है लेकिन हमने तरीके से बोली, सामने वाले को बुरा ना लगे। तो ये एटिकेट्स सिखाए गए हैं इसमें कि डिसेबल्ड लोगों से कैसे हमें पेश आना है, कैसे उनसे बातें करनी है, कैसे उनसे बिहेव करना है, ये डिसेबिलिटी एटिकेट्स है। इट इज द सेट ऑफ गाइडलाइंस हाउ वी बिहेव विद डिसेबल्ड पीपल्स। एडवांटेज क्या होते हैं CWSN के लिए फिजिकल एक्टिविटीज के? सबसे पहला फिजिकल बेनिफिट होता है, शरीर उनका तंदुरुस्त होता चला जाता है, उनको रिक्रिएशन मिलता है, फन मिलता है, इमोशनल हेल्थ उनका इंप्रूव होता है, एनर्जी चैनलाइजिंग होती है कहीं ना कहीं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी उनको मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है उनका, बिहेवियरल बेनिफिट्स उनको देखने को मिलते हैं, इंडिपेंडेंस उनको देखने को मिलता है कि उनको लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया। उसके अलावा स्ट्रेटेजी टू मेक फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल टू द CWSN, कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज होती हैं उस चीज के लिए, वो हम लोग देख लेंगे। एक्चुअल में ये देखिए, यहाँ सारी चीजें आपको रंगीन दिखेगी, एक माहौल बनाया गया है CWSN को खिलाने के लिए। अगर आपको खिलाना सिखाना है किसी बच्चे को, अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड CWSN का मतलब होता है उन बच्चों के लिए इक्विपमेंट में आपको चेंज करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन में चेंज करना पड़ेगा, कोर्ट और फील्ड के साइज में चेंज करना पड़ेगा, उनको इक्विपमेंट हल्के देने पड़ेंगे, रंगारंग आयोजन उनके लिए करना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो उन चीजों को लेकर के। तो ये सारे बदलाव आप ला सकते हैं उन लोगों के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये देखो वेट, साइज, शेप, हाइट, स्पीड, डिस्टेंस, साउंड, कलर, इनमें सब में चेंज किया गया है, इनमें सब में चेंज किया गया है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स जी। मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट आपकी मसल्स का जब डेवलपमेंट होता है अलग अलग मोटर एक्टिविटीज के थ्रू, वही मोटर डेवलपमेंट में आता है, वही डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। और ये फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट दो तरीके से पढ़ा जाता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ये देखो मोटर डेवलपमेंट के पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और फिजिकल डोमेन। 4 डोमेन अलग अलग तरीके से बताए गए हैं आपको। ये जो मैंने आपको बताया था, मस्कुलर में क्या होता है, मस्कुलर डेवलपमेंट जब होता है ग्रोस और फाइन होता है, ग्रोस और फाइन होता है। इन्वायरमेंटल में ओपन मोटर स्किल और क्लोज्ड मोटर स्किल्स, 2 तरह की स्किल्स कराई जाती हैं। फंक्शनल एस्पेक्ट में क्या होता है, स्टेबिलिटी स्किल्स, लोकोमोटर स्किल्स और मैनिपुलेटिव स्किल्स कराई जाती हैं। टेम्पोरल एस्पेक्ट में
डिस्क्रीट मोटर स्किल और सीरियल मोटर स्किल्स, उसके बाद कंटिन्यूअस मोटर स्किल्स, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। ग्रोस एंड फाइन मोटर, ओपन एंड क्लोज मोटर स्किल, स्टेबिलिटी, डिस्क्रीट, सीरियल। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे प्रभावित हो सकता है आपका मोटर डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर हैं वो फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि इनहेरिटेड जो माता पिता से बच्चे में आते हैं, लर्निंग, बच्चा कहाँ सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, किस परिवेश में रह रहा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, बच्चे का आत्मविश्वास कैसा है, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अर्ली स्टेज में उसकी फैमिली का माहौल कैसा रहा है, वो सारी चीजें। पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ मदर, यानी कि माता की अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो उससे बच्चे के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अलग अलग जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है उनके ऊपर फिजिकल एक्टिविटी क्या क्या करनी चाहिए, बच्चों को कैसे करनी चाहिए, उनके बारे में बताया गया है कि बच्चा अगर 5 साल से नीचे है तो उसको क्या कहा गया है, वहां कौन कौन सी एक्सरसाइज उसको करनी चाहिए, यानी कि 1 साल का बच्चा है तो उसको कितने घंटे सोना चाहिए, 14 से 17 घंटे सोना चाहिए उसको। फिजिकल एक्टिविटी में वो क्या कर सकता है, लगभग 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी वो कर सकता है। 1 से 2 साल का बच्चा है तो 180 मिनट तक कर सकता है, 11 से 14 घंटे उसको रेस्ट करना चाहिए, सोना चाहिए। 3 से 4 साल का बच्चा 180 मिनट करना चाहिए, 10 से 13 घंटे उसको नींद लेनी चाहिए। उसके बाद इन्फेंट्स, जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं उनके लिए बताया गया, अभी यही चीज है सारी, ये जो चीज ऊपर बताई गई है ना, यही चीज यहाँ नीचे एक्सप्लेन करके बताई गई है। चिल्ड्रन एंड यूथ, 5 से 17 साल के जो बच्चे होते हैं और जो एडोलसेंस वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए, कितनी देर खेलना चाहिए। 5 से 17 साल एज ग्रुप हो गया और वो क्या क्या करते हैं, इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, यानी कि दबाव कितना होना चाहिए उनके ऊपर, मॉडरेट टू विगोरस, मतलब ज्यादा दबाव नहीं होना चाहिए, मीडियम लेवल का दबाव उनके ऊपर दे सकते हैं। वॉल्यूम यानी कि ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, 60 मिनट, 5 साल से 17 साल, ध्यान रखना 60 मिनट। फ्रीक्वेंसी सेशन 1 घंटे का, या 2 सेशन आप 30-30 मिनट के ले सकते हैं उनको सिखाने के लिए। एक्टिविटीज कैसी कर सकते हैं, एरोबिक, बेसिक एक्सरसाइज और मसल्स का स्ट्रेंथनिंग, फंडामेंटल एक्टिविटीज, जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, टर्निंग, ट्विस्टिंग, ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं उनसे। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स तो भाई मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम उनका डेवलप होगा, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम डेवलप होगा, हेल्दी बॉडी उनकी देखने को मिलेगी आपको, इंटरेक्शन होगा, इंटीग्रेशन होगा, लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर आएगी, बुरी आदतों से वो लोग बच जाएंगे। एक्टिविटीज भाई, प्ले, गेम्स, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीजें। अडल्ट 18 से 64 साल के जो अडल्ट होते हैं उनको क्या क्या कराया जा सकता है, उनको 18 से 64 साल के जो लोग होते हैं उनको क्या क्या कराया जाता है। यहाँ पे आपको मॉडरेट से विगोरस इंटेंसिटी रखनी पड़ेगी, मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग और एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज आप उनको करा सकते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग समझते हैं ना, मसल्स को मजबूती देने वाली। एरोबिक एक्टिविटीज आप उनसे करा सकते हैं 150 से 300 मिनट पर वीक, 150 से 300 मिनट पर वीक आप उनको करा सकते हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। ओल्डर अडल्ट्स, यानी कि जो 65 साल या उससे ज्यादा हैं, 65 साल से ज्यादा हैं, उनके लिए क्या ध्यान रखना है, उनके लिए हमें ध्यान रखना है कि मसल स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं, एरोबिक एक्टिविटी करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 150 से 300 मिनट भी करा सकते हैं और 75 से 150 मिनट भी उनको करा सकते हैं, वो तो उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। पोस्चर, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आ जाएगा अभी। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या है, हमारी गलत पोस्चर की वजह से, हमारे गलत डाइट की वजह से, हमारे गलत इन्वायरमेंट की वजह से जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो उसको हम पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहते हैं। और पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का पहले स्पाइनल कर्वेचर होता है, आपको स्पाइनल कर्वेचर में काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस नाम की 3 डिफॉर्मिटी आपको होती हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्पाइनल कर्वेचर, क्या कहते हैं, स्पाइनल कर्वेचर। उसके अलावा हमें बोलेग्स, राउंड शोल्डर्स, फ्लैट फुट और नॉक नीज,
तो ये 5 तरह की जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज 5 तरह की हैं। गैनुवेरम, गैनुवेलगम किसका नाम है, कैसे है, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी इसमें। ठीक कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सा आसन कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फिगर आपको पूछी जा सकती है कि हाँ भाई ये इस टाइप की फिगर है तो क्या है, ये काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, नॉकनीज है, क्या है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होता है स्पोर्ट्स के अंदर, वो क्या चीज है, कैसे होता है, किस तरह होता है, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, वो सारी चीजें। ये साक्षी मलिक दिखा दी गई है इधर। ये क्या है, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर। ये कौन है, पीवी सिंधु। ऐसे करके अलग अलग फीमेल्स को दिखाया गया है यहाँ। वुमेन पार्टिसिपेशन के क्या फायदे रहते हैं वुमेन को, फिजिकल बेनिफिट्स, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट और रिलीजियस बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट फीमेल एथलीट को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने से होते हैं। ये देखो, नहीं ये पीवी सिंधु है, एमसी मैरी कॉम है, ये कौन है, पायोली एक्सप्रेस, कौन है, पीटी उषा, समझ रहे हो। ये कौन है, ये है वो सानिया नेहवाल। और ये कौन है, ठीक से नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है जी। अब आ गया मिनार्क। मिनार्क क्या होता है, मिनार्क क्या होता है, फास्ट ब्लीडिंग इन द यंग गर्ल, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको मिनार्क कहा जाता है। और बहुत जल्दी किसी फीमेल में, किसी लड़की में होता है तो कितने साल में बताया गया है, 8 साल में, 8 साल की एज में। बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है तो 8 साल की एज में हो जाएगा। एवरेज 12 साल की एज में हो जाना चाहिए, और अगर लेट हो तो 16 साल की एज तक हो जाना चाहिए। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए मिनार्क के बारे में। सोना किसी को नहीं है, जागते रहो भाई। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में क्या होता है, ये तो बहुत सारी चीज इन्होंने दे दी इसमें, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में, जब अचानक से मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, उसको मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं। या तो आए ही ना, या तो आने के बाद रुक जाए, ठीक है, एक लंबे पीरियड तक, उसको मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोलते हैं। फीमेल एथलीट ट्रायड, फीमेल एथलीट ट्रायड क्या है, फीमेल एथलीट ट्रायड मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक सिंड्रोम है जिसमें 3 बीमारियां होती हैं। इट इज द सिंड्रोम रिलेटेड टू द 3 डिजीजेस, इसको हम फीमेल एथलीट ट्रायड कहते हैं। और इसमें ओस्टियोपोरोसिस, अमीनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ओस्टियोपोरोसिस, अमीनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर, 3 बीमारियां रहती हैं बेटा। ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, हड्डियां अपने आप कमजोर हो जाती हैं, चलते चलते भी टूट सकती हैं, बैठे बैठे भी टूट सकती हैं, उसको ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अमीनोरिया क्या है, अमीनोरिया में प्राइमरी और सेकेंडरी आता है, ठीक है, या तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते ही नहीं है, और आते हैं तो रुक जाते हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर होता है, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में तो क्या होता है, बहुत सारा खाती है फीमेल एथलीट, फिर उसको वोमिटिंग कर देती है कि मैं कहीं मोटी ना हो जाऊं। और एक एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या करती है, बार बार शीशे के सामने खड़ी होती है और उसको ये लगता है यार मैं मोटी तो नहीं हो रही हूँ, मेरा फिगर खराब तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें सोचती है, उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। तो फीमेल एथलीट ट्रायड में क्या होता है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला जो फीमेल एथलीट ट्रायड है। और वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। और जो वो चिल्ड्रन में है ना, चिल्ड्रन में डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन आया है, स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन आया है। और उधर आपके वो जो 3 चीज है वहां, पैरालंपिक, 3 चीजें है ना वहां, पैरालंपिक है और स्पेशल ओलंपिक
स्पेशल ओलंपिक्स हैं, और आपका डीफ ओलंपिक्स है। तो इन तीनों में से कोई एक आने की संभावना है पूरी पूरी, तीनों में से कोई एक। ठीक है, बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। बार बार चीजें बताई नहीं जाएंगी ना बेटा, रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन की तरीके से होगा, बता रहा हूं तो समझ लीजिएगा। ये क्या है? अच्छा, फीमेल एथलीट ट्रायड है ना। जी, ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। तो पांचों चैप्टर आपके लगभग कंप्लीट हो गए, पांचों यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पांचों यूनिट को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से बुक वर्क करना है। आप जाके सो जाते हैं, सोना नहीं है, पढ़ना है। लाइटली नहीं लेना है कि सर ने तो पढ़ाई दिया, कल जाके लिख देंगे, नहीं लिख पाओगे। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, बुक वर्क नहीं करोगे, चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, लिख नहीं पाओगे। और अब की बार मैंने आपकी वो भी शिकायत दूर कर दी है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ठीक बोर्ड के पैटर्न पे है, बोर्ड की तरह ही है, और बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, हालांकि उसमें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने बहुत आपत्ति जताई, कहने लगे कि हमारे पेपर खराब होंगे। मैंने कि नहीं, पेपर कुछ भी खराब नहीं होगा, आपका सब ठीक हो जाएगा। आप पेपर उसी तरीके से दीजिए जैसे बोर्ड में आएगा, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस हो अच्छे से। ठीक है, वो तो कह के मैंने करवा दिया है उनसे, उसी तरह से आएगा जैसे बोर्ड में आपका पेपर आता है। ठीक है, तो पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने का तरीका फिर से एक बार बता दूं, आपका जो क्वेश्चन पेपर है 5 सेक्शन में बटा हुआ है, 5 सेक्शन में बटा हुआ है। और पहले सेक्शन में एमसीक्यू है, सेक्शन ए में 18 एमसीक्यू है, कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, सारे के सारे करने हैं। एमसीक्यू करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, हर एमसीक्यू के बाद एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन का आपको गैप रखना है। और एमसीक्यू का ऑप्शन जो है ABCD वो भी लिखना है, और उसमें जो आंसर दिया है वो भी लिखना है। क्लियरली। फिर सेक्शन बी स्टार्ट होगा। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, 6 क्वेश्चन है, कोई 5 करने हैं आपको। उनमें सेक्शन बी, एक सेक्शन खत्म हो जाए तो दूसरा सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे पेज पूरा बचा हुआ हो, नेक्स्ट पेज से आप नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें हर क्वेश्चन के बीच में आपको कम से कम 2 लाइन का गैप रखना है। फिर सेक्शन सी आएगा, उसमें भी 6 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप, उसमें हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर सेक्शन डी है, सेक्शन डी में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, वहां कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वहां 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? और बड़े अच्छे से अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, नेक्स्ट में आपको क्या करवाने वाला हूं, ये पेपर आपका खत्म हो जाएगा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के बाद हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हर चैप्टर का 10 चैप्टर हैं, 10 के 10 चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसमें एमसीक्यू भी रहेगा, उसमें वेरी शॉर्ट भी रहेगा, उसमें शॉर्ट भी रहेगा, उसमें केस बेस्ड भी रहेगा, और उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेगा। और उसमें मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन के ऊपर कि क्वेश्चन लिखना कैसे है। आप लोग बहुत पजल रहते हैं, लिखना कैसे है, अभी दिखा देता हूं। थोड़ा पोज करना, पीयूष फिर चला देना। कितना टाइम का हो गया?